देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। हम किसी भी सेल का ईएमएफ या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होने के कारण उससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो जाता है, जिसके कारण जो मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है। तो हम लोग एक नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसमें करंट हम रेसिस्टेंस के थ्रू ड्रॉ करते ही नहीं हैं, और उस हालत में इसे नो डिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ काउंट करते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। अब तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर हमारा एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, सेल के ईएमएफ को निकाल सकते हैं, सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं इसको लिख भी देता हूं यहाँ। पोटेंशियोमीटर is a device by which we can calculate the EMF of given cell accurately। पहली बात तो ये। दूसरी बात, by this we can also compare the EMF of cells। ये भी मैंने बताया था EMF क्या होता है, बहुत डिटेल मैंने किया था। और तीसरा इसका कंडीशन है, by this we can calculate the internal resistance of the cell। वाह, ये हमारे पास इतना जानकारी कौन दे रहा है? पोटेंशियोमीटर। अब देखिए, आपने अभी कहा कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग क्वेश्चन यही होता था कि जब वोल्ट मीटर से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं तब इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जो वोल्ट मीटर है उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, और जब उससे करंट का ड्रॉप होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे पोटेंशियल के ड्रॉप वहाँ हो जाएंगे। तो क्या एक्यूरेट मेजरमेंट संभव होगा? ये संभव नहीं है। इसलिए माइन्यूट रूप से, माइन्यूटली एकदम एक्यूरेट हो, हालांकि ये भी मैं कह रहा हूँ तो आप कहिएगा एक्यूरेट हो ही जाता है क्या, तो ये कहना उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पोटेंशियोमीटर से लगभग अमाउंट जो आते हैं वो लगभग सही आते हैं, एक्यूरेट के बराबर माना जा सकता है। इसलिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी सेल का ईएमएफ निकाला जाए, किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाला जाए, किसी दिए गए दो सेल का ईएमएफ कंपेयर किया जाए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। मैंने वही लिख दिया आपको, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल एक्यूरेटली। दूसरा मैंने कहा कि बाय दिस वी कैन आल्सो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स, और तीसरा मैंने कहा बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। अब चूंकि इससे वास्तविक रूप से एक्चुअली करंट इज नॉट गोइंग टू बी ड्रॉन थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट,
सो दिस विल बी मोर यूजफुल। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल वही है, देखिए, जब किसी वायर से कांस्टेंट करंट, वायर का डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए। हालांकि ऐसा जो मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअल प्रैक्टिस में होता नहीं है। तो अभी हमने कहा कि क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए एकदम यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया संभव तो है नहीं। ये थ्योरेटिकल बात हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल बात एकदम संभव नहीं है कि कोई भी चीज़ आप बनाए हो एकदम यूनिफॉर्म हो। नेचर भी ऐसा नहीं कर पाती है। लेकिन हम ये ऑलमोस्ट, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में बहुत बहुत कम का अंतर हो तो उसे हम लोग नेग्लिजिबल मानते आए हैं। 11th में मैंने पढ़ाया भी आपको, कितना बार एरर को हम लोग ओमिट करते रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करें, इसके लिए हमने ऐसा कहा है। अब देखिए, तो उस वायर से, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है, उस वायर से अगर एसटीडी करंट फ्लो करता हो, एसटीडी का हाथ थोड़ा सा आपको अजब सा लगा होगा, ये मैं कहूँ अच्छा लगेगा कि कांस्टेंट करंट अगर उससे बह रहा हो तो निश्चित रूप से पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो उस वायर के अक्रॉस होगा, वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? ये प्रिंसिपल है। फिर से सुन लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, इफ ए स्टेडी करंट और कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब ये हम कैसे ले आए? तो देखिए, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं? फ्रॉम ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं? ओम्स लॉ से जानते हैं, फ्रॉम लिख भी देते हैं हम, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई और आर क्या होता है? रो एल बाई ए, पढ़े हैं आप। तो आई रो बाई ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तब ये कांस्टेंट अगर के हो जाता है तो V वैल्यूज क्या होगा? एल, और V बराबर के एल। V बाई एल, के को कहते हैं हेयर V बाई एल इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? अब अगर इसका V और L का कोई ग्राफ खींचे हैं तो V बाई एल हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, इसलिए ग्राफ का नेचर इस तरह का होगा। क्लियर? अब हम ये समझ गए कि पोटेंशियोमीटर क्या है और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। अब ये सोचते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो अब कंस्ट्रक्शन को सोचिए, आप इसको नोट कर भी लिए होंगे, हम कंस्ट्रक्शन बताते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए, हमारे पास एक वुडन बोर्ड है, जैसे आप स्लाइड वायर ब्रिज में आपने किया था, ठीक उसी तरह यहाँ भी एक वुडन बोर्ड है। और उस वुडन बोर्ड पर एलॉय के बने हुए, चाहे मैग्नीन का हो, चाहे कॉन्स्टेंटाइन का हो, चाहे और दूसरे भी एलॉय के जो इसका रेजिस्टेंस से स्टैंडर्ड हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उस पर 10 वायर, यहाँ तो मैंने 4 वायर दिखाया है, वहाँ 10 वायर, लगभग 10 मीटर के वायर पेंच के द्वारा कसे हुए होते हैं एकदम सीरीज में। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर पर लगे हुए वायर का लंबाई 10 मीटर है। चलिए, अब क्या करते हैं कि वहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है ताकि पता करें कि बैलेंस पॉइंट अगर कहीं हो तो वायर के लेंथ को इजीली मापा जा सके। अब यहाँ देखिए, वायर का एक छोर यहाँ है, दूसरा छोर यहाँ है, यहाँ 4 मीटर हमने लिया है। अब क्या होगा? अब क्या किया, यहाँ की लगा दिया आपने, इधर बैटरी लगा दिया आपने, और रियोस्टेट यहाँ लगा दिया, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, थ्रू वोल्ट मीटर एक जॉकी लगा दिया। जॉकी से आप निश्चित रूप से परिचित हैं, क्योंकि स्लाइड वायर ब्रिज में इसका इस्तेमाल हमने किया था और डिटेल हम लोग जानते भी हैं। और नहीं भी अगर उसको जानते हो तो ये जान लीजिए कि जॉकी का मतलब क्या होता है? घोड़ा की सवारी करने वाला। ठीक है,
तो हमारा अगर ये इंस्ट्रूमेंट घोड़ा है तो इसकी सवारी करने वाला जॉकी है, ताकि ये पता कर सके कि एक्चुअली बैलेंस पॉइंट कहाँ है। क्लियर? अब यहाँ आइए, आपने की को, अब इसका हम इस्तेमाल करें कैसे। तो सबसे पहले जैसे वो पहले हम लोगों ने किया था कि साहब इंस्ट्रूमेंट को देखें कि हमारा कनेक्शन किया गया सही है कि नहीं। इसके लिए क्या करें, तो जॉकी को पहले तो इसको ऑन करें, ऑन करने के बाद क्या करें, हम इसको घुमाएं, इसको गैल्वेनोमीटर कहें तो ज़्यादा अच्छा, इसको घुमाएं। तो घुमाएंगे तो क्या देखेंगे, आप जब घुमाएंगे तो आप देखते हैं कि साहब ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देता है, और अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देता है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रीम ले जाइए इस एंड पर, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, और एक्सट्रीम बाएं ले जाइए तो दूसरी तीसरी तरफ, नेक्स्ट तरफ। अगर ऐसी हो तो हम समझते हैं कि कनेक्शन सही है। मतलब टू check the connection, we move the jockey to the extreme end positions of wire, and if the deflection found in the galvanometer is full in opposite direction, then the connection is right and is ready for measurement। क्लियर? तो इसको आप उतार लीजिए। ओके, देखिए इस पोटेंशियोमीटर का जो मैंने अभी बताया, उसकी थ्योरी बताई आपको, V / L मैंने किया और V/L = K किया। ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया V/L = K। अब इस पोटेंशियोमीटर से हम किसी दो दिए गए सेल्स के EMF को कंपेयर करते हैं, इसका यूज है। कैसे करते हैं? हमने पोटेंशियोमीटर का जैसा सेटअप मैंने बनाया, ये बैटरी मैंने बनाई, ये की है, ये रियोस्टेट है, जैसा आपने पहले देखा है। बस इस एंड से दो सेल्स जिसका EMF हमें कंपेयर करना है, उसको हमने इस एंड से जोड़ दिया। मान लीजिए ये एंड A है और ये एंड B है। क्लियर? अब जैसे की से जुड़ा हुआ है, अब ये भी जुड़ा हुआ है। पहले जैसे मैंने कहा कि आपको टेस्ट कर लेना है कि कनेक्शन हमारा सही है कि नहीं है, वो तो आपको हर एक्सपेरिमेंट में करना है। अब यहाँ देखिए क्या करना है। अब पहले ये K1 कर दीजिए, इसे K2 कर दीजिए। मतलब K1 को अगर प्रेस कर दीजिएगा तो ये सेल आ जाएगा, और अगर K2 को प्रेस कीजिएगा तो ये सेल आ जाएगा सर्किट में। क्लियर? तो हम कहते हैं फर्स्ट वी चेक द पोटेंशियोमीटर फॉर इट्स कनेक्शन। इसके कनेक्शन के लिए पोटेंशियोमीटर को पहले चेक कर लीजिए, पहला काम। अब आइए दूसरा काम। दूसरा काम क्या कीजिएगा कि अब आप इस सेल को, जो मान लीजिए E1 सेल है, K1 की को प्रेस कर दीजिए। V प्रेस K1 टू इंट्रोड्यूस
सेल 1 E1 इन दी सर्किट। इस सर्किट में E1 इंट्रोड्यूस करने के लिए K1 को प्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा, अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। अब जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा तो आप क्या करें, ये जो जॉकी आपका है इस जॉकी को इस पर मूव कराएं। फिर वैसे ही स्लाइड वायर ब्रिज में जैसे रगड़ने के लिए मैंने नहीं कहा, रगड़ने से उसकी वायर की यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है कि उसे रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना है, एक्स्ट्रा हीट भी पैदा हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी जॉकी को लगाइए, उठाइए, यहाँ फिर ऐसे करके लाइए। जॉकी को यहाँ सर्च किया और सर्च करके हमने पाया, हम खोजते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं है, मतलब हम सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तब जो मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा, दैट मेजरमेंट विल गिव द EMF। हमने दो चीज़ बताई थी, याद कीजिए। सेल से करंट अगर ले रहे हैं तब उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन यदि सेल से करंट नहीं ले रहे हैं तब उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल होगा वो उसका EMF होगा। तो इससे सेल से हम तो करंट लेंगे ही नहीं, अगर जीरो हो जाएगा तो लेंगे ही नहीं, तो क्या बताएगा, उसका EMF बताएगा। तब वो EMF, और यहाँ मीटर स्केल पहले से लगे हुए हैं, इस मीटर स्केल के द्वारा हम आराम से निकाल सकते हैं कि इसका बैलेंस पॉइंट क्या है। एक्सट्रीम लेफ्ट से लेकर उस पॉइंट तक का लेंथ निकाल लेते हैं, वो बैलेंस लेंथ कहलाता है। मैं इसको लिख भी देता हूँ। वी सर्च null points on नहीं, by moving the jockey on the experimental wire, by moving the jockey on the experimental wire। ठीक है? The length of wire from extreme left to the point is recorded। ठीक है? Now E1 बराबर KL1 होगा फर्स्ट वायर के लिए, फर्स्ट सेल के लिए। अब फिर आइए, अब इसको ऑफ कर दीजिए और इसको ऑन कर दीजिए। तो हम क्या लिखें, नाउ चौथा कंडीशन, वी इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस करें, E2 इन द सर्किट। सर्किट में कुछ को करें भाई, E2 को डाल दिए। अब E2 डाल दिए तो फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। फिर हम क्या करें, नल पॉइंट खोजें। गुड। नाउ वी गेट डिफ्लेक्शन इन galvanometer and the null points are searched। वाह वाह, null point सर्च कर दिया। then we also calculate the balance length। let, मान लीजिए, let it is L2 मान लीजिए, therefore E2 is equal to KL2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। hence we can write, क्या लिख सकते हैं, E1 by E2 KL1 by KL2 और E1 by E2
L1/L2। ये क्लियर हो गया। अब आपको साफ दिख रहा होगा कंपेयर करने में कि अगर ये वैल्यू E1/E2 ये जो है ये अगर 1 से बड़ा है, E1/E2 इज ग्रेटर देन 1, तो E2 छोटा होगा और देयरफॉर E2 लेस देन E1, और अगर लेस देन 1 हो तो E2 ग्रेटर देन E1। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कौन सा सेल बड़ा है, कौन सा सेल छोटा है। 1 मिनट भलवा। देखिए दूसरा उपयोग हम लोग कर रहे हैं, सेकेंड यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर। हमारा पोटेंशियोमीटर का सेकेंड यूज होता है किसी दिए गए सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना। कैसे निकालेंगे? हम थोड़ा सा हल्का चेंज किए हैं सर्किट में। देखिए फिर वैसा ही का वैसा ही सब है। हमने हल्का इसमें चेंज किया है कि एक सेल जोड़ दिया है जिसका ईएमएफ मान लीजिए E है, और एक रेसिस्टेंस बॉक्स यहाँ डाल दिया इसके पैरेलल में की से लगाकर, कि हम ये निकाल सके कि अगर इसे अपने डिज़ायर का रेसिस्टेंस इससे निकाल लें तो इस सर्किट में हम रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सके। इसलिए हमने थोड़ा ऐसा चेंज किया है और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से जोड़ दिया है। अब यहाँ आइए, इसको फिर अब तो हम सब कुछ पहले चेक कर ही चुके हैं। पहले क्या कहते हैं फर्स्ट कंडीशन में कि फर्स्ट कंडीशन इस एक्सपेरिमेंट का कीजिए, उस समय Q1 जो की है इसको ओपन रखिए और K की को प्रेस कर दीजिए, मतलब ये जो सेल है वो इंट्रोड्यूस होगा। तो सारे जगह करंट जाएंगे, किसके द्वारा जाएगा? ड्राइव इन, इसको कहते हैं ड्राइव इन सेल, याद रखिए इसको कहते हैं ड्राइव इन सेल। अब करंट इसमें इंट्रोड्यूस आपने कर दिया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन चूंकि हम कोई करंट उससे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो बैलेंस पॉइंट हम खींचेंगे, बैलेंस पॉइंट जो हम प्राप्त करेंगे गैल्वेनोमीटर में जुड़े हुए जॉकी के द्वारा, ये उस सेल का ईएमएफ बताएगा, क्योंकि सेल से हम करंट ले नहीं रहे हैं। हम लिख देते हैं इनिशियली we provide the slight change in the electrical circuit where a cell is introduced with a रेसिस्टेंस बॉक्स। ये दिख रहा है आपको। अब क्या करें? दूसरा की है, नाउ की K इज प्रेस्ड एंड K1 इज टेकन ओपन। एक और से देख लीजिए, इसको प्रेस कर रहे हैं, इसको खुला छोड़ रहे हैं। तो खुला छोड़ रहे हैं मतलब इसमें रेसिस्टेंस जो है वो सर्किट में नहीं है, हेंस नो रेसिस्टेंस इज प्रोवाइडेड। द बैलेंस पॉइंट इज calculated by the help of jockey. In this condition, it gives the value of EMF, means E is equal to KL1। अब क्या किए? अब रेसिस्टेंस बॉक्स से डिजायर रेसिस्टेंस निकाल दीजिए। मान लीजिए डिजायर रेसिस्टेंस आपने R निकाला, तब निकाल कर और इसको K1 को भी प्रेस कर दीजिए, तब तो करंट इसके थ्रू आएगा, द करंट विल बी ड्रॉन थ्रू द रेसिस्टेंस। और तब जो
पोटेंशियल डिफरेंस ये शो करेगा, वो क्या बताएगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो नाउ वी इंट्रोड्यूस आर रेसिस्टेंस by help of resistance box in the circuit and key K1। ठीक है, तो उस हालत में फिर क्या होगा, then the balance point or null point, very good, null point is searched so that V varies as or V equal to KL2। अब हमने निकाल लिया E भी क्या हो गया, V भी क्या हो गया। अब आराम से इन दोनों का मैथमेटिक्स कीजिए। नाउ E by V इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू I R प्लस R, R इज द इंटरनल असिस्टेंस ऑफ द सेल एंड दैट विल इक्वल टू R, वेयर R इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। क्लियर, ये E बाई V से आपको पता चल गया। अब सोचिए हमारे पास ऐसा हो गया है, तो अब कैलकुलेशन इजीली हम कर सकते हैं। कैसे करें, तो हमारे पास आ गया R प्लस R बाई R इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो R बाई R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1, L1 माइनस L2 बाई L2। तो R बराबर R L1 माइनस L2 बाई L2। अब देखिए, ये राइट हैंड साइड के सारे एक्सपेरिमेंट से आपको पता है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। हम लिख भी देते हैं, ऑल द टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड इज रिकॉर्डेड, आर रिकॉर्डेड लिखिए, रिकॉर्डेड फ्रॉम experiment, so internal resistance of the cell can be easily calculated। ये 12th के प्रैक्टिकल में इम्पोर्टेंट भी है, प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी इस तरह का होगा। क्लियर, गौर से देख लीजिए और इसको आप नोट भी कर लेंगे।